बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉल्यूम लोडिंग हाइपरटेंशन। लास्ट टाइम हम हाइपरटेंशन के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो उसको भी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। वॉल्यूम लोडिंग हाइपरटेंशन डेफिनेशन इसकी है, हाइपरटेंशन कॉज्ड बाय द एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इन द बॉडी, ठीक है। अगर किसी भी वजह से हमारे ईसीएफ का वॉल्यूम बढ़ जाए तो उसकी वजह से जो हाइपरटेंशन होगी उसे वॉल्यूम लोडिंग हाइपरटेंशन कहते हैं, यानी कि वॉल्यूम ओवरलोड कंडीशंस में, ठीक है। जैसे कि अगर किडनी फेलियर में, कंजस्टिव कार्डियक फेलियर में, ठीक है। उसके बाद नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है, नेफ्राइटिक सिंड्रोम है, ठीक है। लिवर डिजीज होगी। इन कंडीशन में क्या होता है कि जिस्म के अंदर वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है फ्लूइड का, उसकी वजह से जो हाइपरटेंशन होगी उसे वॉल्यूम लोडिंग हाइपरटेंशन बोलते हैं। रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। रेनिन is a protein enzyme released by the kidneys when arterial pressure falls too low, ठीक है। जब arterial pressure बहुत कम हो जाएगा, ठीक है, उस वक्त किडनी से एक एंजाइम रिलीज होगा जिसका नाम है रेनिन, ठीक है। रेनिन क्या करेगा कि डिक्रीज आर्टीरियल प्रेशर स्टिमुलस। इसका क्या है, कब रिलीज होता है, जिस वक्त आर्टीरियल प्रेशर डिक्रीज होता है। और इसको इसकी डीएक्टिवेशन कैसे होती है, डीएक्टिवेटेड बाय द एंजाइम एंजियोटेंसिन, एंजियोटेंसिनेज, ठीक है। एंजियोटेंसिनेज एंजाइम की मदद से ये एक्टिवेट होता है। रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम के बारे में हमने डिटेल के साथ पढ़ा है, बहरहाल फिर भी इसका मैं आके और इसको एक्सप्लेन करता हूँ। फंक्शन इसका क्या है, कंस्ट्रिक्शन ऑफ आर्टरियोल्स। इसने आर्टरियोल्स की कंस्ट्रिक्शन करवानी है। कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन इन एंजियोटेंसिन 1। और रेनिन का काम क्या होता है कि इसने एंजियोटेंसिनोजिन को, ठीक है, एंजियोटेंसिनोजिन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करना है। अभी ये देखें, ये पूरा साइकिल बताया हुआ है। डिक्रीज आर्टेरियल प्रेशर, जब आर्टेरियल प्रेशर कम हुआ, किडनीज ने वो कम प्रेशर को सेंस किया, ठीक है, मैक्यूला डेंसा सेल्स ने, और उधर से क्या रिलीज हुई, रेनिन। रेनिन रेनिन ने क्या करना है, एंजियोटेंसिनोजिन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट किया, ठीक है, जो कि लिवर के अंदर होता है। एंजियोटेंसिनोजिन एंजियोटेंसिनोजिन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट किया। फिर एंजियोटेंसिन 1 जो है वो ब्लड के थ्रू हमारे लंग्स में पहुंचता है। हमारे लंग्स की जो कैपिलरीज हैं उसके एंडोथेलियल सेल्स, वहाँ पे एक एंजाइम होता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ACE, ठीक है। लंग्स के अंदर जो कन्वर्टिंग एंजाइम है वो एंजियोटेंसिन 1 को आगे एंजियोटेंसिन 2 के अंदर कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। एंजियोटेंसिन 2 के आगे फर्दर 3 फंक्शंस होते हैं, या या तो यानी कि उसकी 3 फेट्स हैं, उसके 3 तरीके से वो आगे रिएक्ट कर सकते हैं। या तो वो इनएक्टिवेट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ एंजियोटेंसिनेज, ठीक है, या वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाएगा। वेजो कंस्ट्रिक्शन जब करवाएगा तो इंक्रीज आर्टेरियल प्रेशर अल्टीमेटली। या क्या करवाएगा, रीनल रिटेंशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर थ्रू एल्डोस्टेरोन, यानी कि ये एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन को इंक्रीज करेगा। और जब एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन इंक्रीज होगी तो अल्टीमेटली क्या होगा, इंक्रीज आर्टेरियल प्रेशर। उससे क्या होगा, सोडियम और वाटर कंजर्व होगा। सोडियम और वाटर जब कंजर्व होगा तो फ्लूइड दोबारा किस जगह पे आना स्टार्ट हो जाएगा, ब्लड वेसल्स के अंदर। ब्लड वेसल के अंदर जब फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, आर्टेरियल प्रेशर इंक्रीज होगा, ठीक है। ये इसका टोटल साइकिल है। इसकी किसी को समझ नहीं आई तो वो पूछ सकता है, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद इंक्रीज सॉल्ट इंटेक। जब सॉल्ट इंटेक इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, इंक्रीज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम। क्योंकि सोडियम इंटेक कर रहे हैं तो सोडियम ने क्या करना होता है कि वाटर को कंजर्व करना है, यानी कि किडनी से वाटर का जो एक्सक्रीशन हो रही है उसको रोकेगा, ठीक है। इंक्रीज आर्ट जब एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम इंक्रीज होगा क्योंकि सॉल्ट ने वाटर को कंजर्व किया है, तो उससे क्या होगा, इंक्रीज आर्टेरियल प्रेशर। जब आर्टेरियल प्रेशर इंक्रीज होगा, डिक्रीज रेनिन एंड एंजियोटेंसिन, यानी कि रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम जो है ना, जिसको हम रास बोलते हैं, वो इनहिबिट हो जाएगा। क्योंकि पहले जिस्म के अंदर क्या है, आर्टेरियल प्रेशर इंक्रीज है आर्टरीज का, ठीक है। डिक्रीज रीनल रिटेंशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। रीनल सिस्टम से क्या होगा, सॉल्ट और वाटर की जो रिटेंशन है, जो उसको कंजर्व कर रहा है, उसको रोक देगा। यानी कि
वो किसके अंडर इफेक्ट कर रहा था, एल्डोस्टेरोन के अंडर सोडियम एंड वाटर की कंजर्वेशन करवा रहा था। जब रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम इनहिबिट हो जाएगा तो एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन भी नहीं होगी। जब एल्डोस्टेरोन नहीं होगा तो सोडियम और वाटर की रिटेंशन भी नहीं होगी। रिटर्न ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम ऑलमोस्ट टू द नॉर्मल। जब एल्डोस्टेरोन नहीं होगा तो सोडियम और वाटर जिस्म से बाहर एक्सक्रीट होगा और जो एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ था वो दोबारा नॉर्मल पे आ जाएगा। रिटर्न ऑफ द आर्टीरियल प्रेशर ऑलमोस्ट टू द नॉर्मल, और जो आर्टीरियल प्रेशर ज़्यादा हुआ था वो भी दोबारा किस जगह पे आ जाएगा, नॉर्मल पे। क्लियर है सबको? देखें ये बोमेंस कैप्सूल है, ठीक है, ये ग्लोमेरुलस है। इस जगह से क्या होता है कि मैक्यूला डेंसा सेल्स ये वाले जो कि एक मिनट, हाँ हाँ ठीक है मैं आता हूँ। ये क्या चीज़ है, मैक्यूला डेंसा सेल्स किस जगह पे होते हैं, डीसीटी के जो ट्यूब्यूल्स हैं वहाँ पे एक स्पेसिफिक किस्म के सेल्स होते हैं जो कि इस प्रेशर को सेंस करेंगे, ठीक है। मैक्यूलर डेंसा सेल से क्या रिलीज होती है, रेनिन। रेनिन आगे जाएगी लीवर के अंदर। लीवर के अंदर उसको क्या मिलेगा, एंजियोटेंसिनोजिन, जो कि इनएक्टिवेटेड एंजाइम होता है, उसको रेनिन एक्टिवेट कर देगी इनटू एंजियोटेंसिन 1, ठीक है। एंजियोटेंसिन 1 आगे ब्लड के थ्रू लंग्स के अंदर जाएगा। लंग्स की जो कैपिलरीज हैं, सबसे छोटी जो वेसल्स होती हैं, कैपिलरीज की एंडोथीलियल लेयर जो होती है, जो सबसे अंदर वाली एक ही लेयर होती है, सिंगल सेल लेयर होती है, उसको एंडोथीलियल लेयर बोलते हैं, ठीक है। एंडोथीलियल लेयर पे कौन सा एंजाइम पड़ा होता है, ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। वो एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन 2 के अंदर। एंजियोटेंसिन 2 आप इफेक्ट करेगा एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर, ठीक है, और एड्रिनल ग्लैंड से सेक्रीट करवाएगा एल्डोस्टेरोन को। एल्डोस्टेरोन आगे आके डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स और कलेक्टिंग डक्ट पे एक्ट करेगा और सोडियम और वाटर की कंजर्वेशन करवाएगा। सोडियम और वाटर को जिस्म के अंदर रोकेगा, रिटेन करवाएगा, ठीक है, उसे बाहर खारिज होने से रोकेगा। ये इसका सारा रेनल एंजियोटेंसिन सिस्टम का मैकेनिज्म है। फंक्शंस ऑफ एंजियोटेंसिन 2। एंजियोटेंसिन 2 क्या फंक्शंस क्या हैं, डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द किडनी बाय डिक्रीजिंग एक्सक्रीशन। एक तो ये डायरेक्टली एक्ट करती है किडनीज के ऊपर, और क्या करती है, सोडियम और वाटर को बाहर खारिज होने से रोकती है। उसके अलावा क्या है, बाय इंक्रीजिंग आर्ट्रियोलर रेजिस्टेंस। उसके अलावा क्या करती है, आर्ट्रियोल्स की रेजिस्टेंस, यानी कि वेजो कंस्ट्रिक्टर है, ठीक है। जब वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी तो जो ब्लड कैपिलरीज या आर्टरीज या वेसल्स के अंदर जो भी ब्लड है उसको मूव करने के लिए ज़्यादा यानी कि फोर्स की ज़रूरत होगी, उस क्योंकि उसके खिलाफ क्या होगी, रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी वेजो कंस्ट्रिक्शन की वजह से, ठीक है। तो एंजियोटेंसिन 2 का दूसरा फंक्शन क्या है कि ये आर्ट्रियोल्स की रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है बाय वेजो कंस्ट्रिक्शन। उसके बाद है इनडायरेक्ट इफेक्ट बाय रिलीजिंग एल्डोस्टेरोन फ्रॉम द एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला से क्या करवा रहा है, एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन करवा रहा है, और एल्डोस्टेरोन ने काम क्या करना होता है कि डीसीटी पे एक्ट करके वहां से सोडियम और वाटर की कंजर्वेशन करवानी है। एल्डोस्टेरोन के आगे फंक्शंस क्या हैं, रिलीज फ्रॉम द एड्रिनल मेडुला, एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट बाय द किडनी। इसने क्या करना है कि किडनी से सॉल्ट की एब्जॉर्प्शन करवानी है। इंक्रीज सॉल्ट लीडिंग टू इंक्रीज वाटर एब्जॉर्प्शन। जब सॉल्ट की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी तो सोडियम क्लोराइड एब्जॉर्ब हो रहा है ना, मेनली सोडियम एब्जॉर्ब हो रहा है, क्लोराइड खुद ब खुद ही हो जाता है, ठीक है। जब सोडियम रीअब्जॉर्ब होगा तो वाटर फॉलो सोडियम। वाटर किस चीज़ को फॉलो करेगा, सोडियम को। जिस साइड पे सोडियम जा रहा है उसी साइड पे वाटर मूव करना स्टार्ट कर देगा। इसी तरह वाटर की रीअब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा हो जाएगी। अल्टीमेटली क्या होगा, जब इन दोनों की रीअब्जॉर्प्शन होगी तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा। ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, इंक्रीज आर्टीरियल प्रेशर। अल्टीमेटली आर्टीरियल प्रेशर इंक्रीज होगा। डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ एंजियोटेंसिन ऑन द किडनीज is 3 or more times as potent as indirect effect by the aldosterone। यानी कि वो कह रहे हैं कि डायरेक्ट इफेक्ट जो एंजियोटेंसिन का किडनी पे है वो 3 times मोर पोटेंट है देन इनडायरेक्ट इफेक्ट। इनडायरेक्ट इफेक्ट किसकी वजह से होता है, एल्डोस्टेरोन की वजह से।
हाइपरटेंशन डेफिनेशन हाइपरटेंशन की क्या है कि परसिस्टेंट हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। परसिस्टेंट हाई ब्लड प्रेशर ये प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन मैं आप लोगों को बाद में बता दूंगा, या आप इंटरनेट पे भी चेक कर सकते हैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन। अगर आप लोगों ने प्रॉपर डेफिनेशन लिखनी है तो उसके साथ में ये करेक्टरिस्टिक्स आप लोगों को ऐड करनी पड़ेंगी। परसिस्टेंट हाई ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर देन 140 millimeter of mercury, and diastolic blood pressure more than 90 millimeter of mercury, mean arterial pressure more than 110 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। यानी कि ये सारी चीजें अगर लिखेंगे तो आपकी एक प्रॉपर डेफिनेशन बन जाएगी, ठीक है ना। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140, डायस्टोलिक 90 और मीन आर्टीरियल मोर देन 110। अगर इतनी वैल्यूज आ रही हूँ दैट मीन्स पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन, ठीक है। आगे उसकी बहुत सारी टाइप्स हैं, ठीक है। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, उसके अलावा प्राइमरी, सेकेंडरी उसके लिहाज से भी हैं, ठीक है। वो बाद की बातें हैं, लेकिन ये एक बेसिक चीज़ है। टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन, फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन। वेजो कंस्ट्रिक्टर हाइपरटेंशन, वो हाइपरटेंशन जो कि वेजो कंस्ट्रिक्शंस की वजह से हुआ है। किसी भी वजह से हमारे जिस्म से कोई ऐसा सब्सटेंस रिलीज हो रहा है जो कि वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा रहा है, ठीक है। उसकी वजह से जो हाइपरटेंशन होगा उसको वेजो कंस्ट्रिक्टर हाइपरटेंशन बोलते हैं। वन किडनी गोल्ड ब्लेटेड हाइपरटेंशन एंड टू किडनी गोल्ड ब्लेटेड हाइपरटेंशन, इनकी हम डिटेल आगे पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद है डिजीज्ड किडनी। डिजीज्ड किडनी का आपको पता है रीनल फेलियर या नेफ्रोटिक सिंड्रोम या नेफ्राइटिक सिंड्रोम, ठीक है। पाइलोनेफ्राइटिस, इस तरह की कोई भी कंडीशंस हैं। पॉलिसिस्टिक किडनी डिजीज, उसकी वजह से जो हाइपरटेंशन होगा। उसके बाद प्री एक्लेम्पशिया, प्रेगनेंसी के अंदर, ठीक है। जब हाइपरटेंशन हो साथ में क्या हो कि प्रोटीन यूरिया हो रहा हो, ठीक है, उसको हम प्री एक्लेम्पशिया बोलते हैं। हाइपरटेंशन साथ में प्रोटीन यूरिया और जिस्म के ऊपर आप लोगों को स्वेलिंग मिलेंगी प्रेग्नेंट लेडी पे, उसको प्री क्लैम्पशिया बोलते हैं। इन दोनों तीनों फीचर्स के साथ अगर फिट्स भी ऐड हो जाएं तो उसको इक्लैम्पशिया बोलते हैं, ठीक है। हाइपरटेंशन प्रेगनेंसी के अंदर प्रोटीन यूरिया, ठीक है, जिस्म के मेनली फीट्स के ऊपर आपको एडिमा मिलेगा, ठीक है। और उसके साथ अगर फिट्स भी मिले तो उसको इक्लैम्पशिया बोलते हैं। अगर फिट्स नहीं है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं प्री इक्लैम्पशिया। न्यूरोजेनिक हाइपरटेंशन यानी कि किसी भी न्यूरोजेनिक रिस्पांस की वजह से क्या है कि आर्टरीज या वेसल्स का जो स्पाज्म हो जाता है, ठीक है, उसकी वजह से जो हाइपरटेंशन डेवलप होगा उसको न्यूरोजेनिक हाइपरटेंशन बोलते हैं। जेनेटिक हाइपरटेंशन, कुछ लोगों में फेमिलियल हाइपरटेंशन होता है, यानी कि बाप में था, आगे जीन्स बाप से किधर गई हैं बच्चों के अंदर, उधर बच्चों में भी हाइपरटेंशन यानी कि लेट एज में डेवलप होगा, ठीक है। ये इस तरह फैमिलीज में रन करता है। Vasoconstrictor hypertension, continuous release of renin in the circulation, ठीक है। रेनिन काजेज क्या है, रेनिन स्क्रीटिंग ट्यूमर, यानी कि जो रेनिन प्रोड्यूस करने वाले सेल्स हैं उनका अगर ट्यूमर हो जाए, उनका अगर कैंसर हो जाए, ठीक है, तो उन सेल्स की तादाद अनकंट्रोलेबली बढ़ेगी। उन सेल्स की तादाद पे हम वैसे हमारी बॉडी के अंदर एक कंट्रोल मैकेनिज्म है जो कि एक स्पेसिफिक मिकदार से उन सेल्स को बढ़ने नहीं देगा, ठीक है। लेकिन अगर उस चीज़ का ट्यूमर हो गया, अगर उस चीज़ का कैंसर हो गया, तो वो सेल्स हमारी बॉडी के कंट्रोल में नहीं रहेंगे, वो अनकंट्रोलेबली बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और उससे सिक्रीट होने वाली जो सिक्रीशंस हैं, फॉर एग्जांपल जो जहाँ से रेनिन सिक्रीट होता है, अगर उन सेल्स का ट्यूमर हो गया तो वो सेल्स अपनी तादाद बढ़ाना स्टार्ट कर देंगे और उधर से रेनिन भी ऑफ कोर्स ज़्यादा रिलीज होगी। और रेनिन का आपको पता है कि इसने क्या काम करवाना है, वेजो कंस्ट्रिक्शन करवानी है, और वेजो कंस्ट्रिक्शन की वजह से क्या होगा, हाइपरटेंशन। वन किडनी गोल्ड ब्लेड हाइपरटेंशन, क्या चीज़ है ये वाला। हाइपरटेंशन प्रोड्यूस्ड बाय द रिमूवल ऑफ वन किडनी एंड क्लैंपिंग रीनल आर्टरी ऑफ द अदर, ठीक है। एक किडनी को तो वैसे रिमूव कर दिया और दूसरे किडनी की जो रीनल आर्टरी है उसको क्लैप कर दिया है, उसकी वजह से जो प्रॉब्लम होगी उससे वन किडनी गोल्ड ब्लेड हाइपरटेंशन बोलते हैं। उसके बाद है टू किडनी हाइपरटेंशन प्रोड्यूस्ड व्हेन आर्टरी टू वन किडनी इज ब्लॉक्ड व्हाइल द अदर किडनी इज नॉर्मल, ठीक है। अगर
किसी एक किडनी को जो आर्टरी जा रही है वो ब्लॉक हो गई है या उसकी स्टीनोसिस हो गई, जिसको हम रीनल आर्टरी स्टीनोसिस बोलते हैं, ठीक है। तो और लेकिन दूसरा जो किडनी है उसकी नॉर्मल है, ठीक है, उसको टू किडनी गोल्ड ब्लेड हाइपरटेंशन बोलते हैं। डिजीज किडनी पैची नॉन फंक्शनल एरिया mechanism same as that of टू किडनी गोल्ड ब्लेड हाइपरटेंशन, वही सेम चीज़ है। प्री इक्लेम्शिया हाइपरटेंशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दरमियान हाइपरटेंशन यूजुअली सबसाइड्स आफ्टर प्रेगनेंसी, कॉमन इन 5 to 10% लेडीज। प्री क्लैम्पशिया क्या है कि ये मोस्टली मोस्टली नहीं, ऑलमोस्ट होता ही इनमें प्रेग्नेंट लेडीज़ में है, लेकिन इसका क्या है कि प्रेगनेंसी के बाद यूजुअली ये सबसाइड हो जाता है, लेकिन बाज़ फीमेल्स में ये सबसाइड नहीं होता, यानी कि प्रेगनेंट डिलीवरी के 10 से 15 दिन के अंदर ये अगर कोई किसी फीमेल लेडी को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम रहती है, ठीक है, डिलीवरी के 10 से 15 दिन के बाद वो ऑलमोस्ट बिल्कुल नॉर्मल पे आ जाएगी। लेकिन अगर फिर भी नॉर्मल पे ना आए तो पॉसिबिलिटी है कि ये हाइपरटेंशन पूरी ज़िंदगी फिर उसकी जान नहीं छोड़े, ठीक है ना। कॉमन इन 5 to 10% प्रेग्नेंट लेडीज़, हर एक में नहीं होता, सिर्फ 5 to 10% प्रेग्नेंट लेडीज़ में होता है, ठीक है। प्रीक्लेम्पशिया की काजेज क्या हैं जी? इस्कीमिया ऑफ द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का जब इस्कीमिया होगा, ठीक है, तो उससे क्या होगा? लीडिंग टू द रिलीज ऑफ टॉक्सिक फैक्टर्स बाय द प्लेसेंटा, जब उसका इस्कीमिया होगा तो वहाँ से कुछ फैक्टर्स रिलीज होंगे, ठीक है, वो क्या काम करवाएंगे? हाइपरटेंशन आगे काज करवाएंगे। मैकेनिज्म क्या है, कैसे करवाते हैं? इफेक्ट ऑन द वेस्कुलर एंडोथेलियल सेल्स लीडिंग टू द डिक्रीज रिलीज ऑफ वेजोडाइलेटर्स, थिकनिंग ऑफ द ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन। काम क्या हो रहा है कि जब इस्कीमिया होगा प्लेसेंटा का तो उससे क्या होगा? जो एंडोथेलियल सेल्स हैं उन पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, और वहाँ से कुछ सब्सटेंसेस रिलीज हो रहे हैं जिनको हम नाइट्रिक ऑक्साइड का नाम देते हैं, ठीक है। जो NO लिखा हुआ है ना, इससे नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है जो कि वेजो डायलेशन काज करवाते हैं। जब इस्कीमिया होगा तो सेल्स से वेजो नाइट्रिक ऑक्साइड की जो रिलीज है वो कम हो जाएगी, उससे क्या होगा? थिकनिंग ऑफ द ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन, ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन थिक हो जाएगी, ठीक है, और अल्टीमेटली क्या काज करवाएगी? हाइपरटेंशन, न्यूरोजेनिक हाइपरटेंशन, स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, यानी कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्साइटमेंट हो जाए किसी भी वजह से, ठीक है, स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन हो जाए, ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा? हाइपरटेंशन होगा। याद रखना है कि न्यूरोजेनिक हाइपरटेंशन हमेशा किसकी वजह से होगा? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से। आपको पता है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने क्या काम करवाना होता है? एक तो वेजोकंस्ट्रिक्शन करवानी है, दूसरे नंबर पे हार्ट रेट इंक्रीज करवाना है, तीसरे नंबर पे क्या काम करवाना है कि फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को इंक्रीज करवाना है। ये तीनों फैक्टर अल्टीमेटली लास्ट पे काम क्या करते हैं? काजेज हाइपरटेंशन, ठीक है। फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन बढ़ेगी और उसके अलावा क्या कहते हैं, हार्ट रेट बढ़ेगा, उससे क्या बढ़ेगा? उससे क्या होगा? कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगी, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होगा। दूसरे नंबर पे ये काम क्या कर रहा है कि पेरिफेरल रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर रहा है। कैसे? बाय डूइंग वेजोकंस्ट्रिक्शन, ठीक है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है और इधर से कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो रही है। तो आप लोगों को पता है कि ब्लड प्रेशर इज इक्वल टू पेरिफेरल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय कार्डियक आउटपुट, दोनों चीज़ें इंक्रीज होंगी तो अल्टीमेटली क्या होगा? हाइपरटेंशन। acute neurogenic hypertension, sectioning of nerve from the baroreceptors, ठीक है, जो baroreceptors से एक नर्व सेंसेशन लेके जा रही है हमारे ब्रेन की तरफ, ठीक है, अगर उस नर्व की किसी भी वजह से स्टिमुलेशन होगी, एक्सट्रीम एक्टिवेशन ऑफ द बैरोरेसेप्टर सिस्टम या बैरोरेसेप्टर जो बैरोरेसेप्टर सिस्टम की एक्सट्रीम एक्टिवेशन होगी, उस बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो गया, ठीक है, उससे क्या होगा कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, वो एक्टिवली फायर करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, एक्टिवली काम करना स्टार्ट कर देगा और उसी वो अल्टीमेटली किस चीज़ को बायस बनेगा? हाइपरटेंशन का या सेंट्रल रीसेटिंग। जेनेटिक हाइपरटेंशन, जेनेटिक pre-delication causes gene mutation also called monogenic hypertension.
किसी भी पर्सन के अंदर अगर जीन म्यूटेट हो जाए, ठीक है, या उसकी फैमिली के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है, फैमिली के अंदर किसी को मसला हो, फैमिलियल हाइपरटेंशन हो, ठीक है, उसकी वजह से क्या हो सकता है, वो बंदा अपनी स्टार्ट वाली ज़िंदगी में उससे नहीं इतनी प्रॉब्लम होगी, लेकिन जो लेटर लाइफ है आफ्टर 25 to 30, उसके बाद उसको आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन, अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन जो कि इम्पोर्टेंट है, जिसके बारे में आपको बार बार पूछा जाएगा, वो है प्राइमरी हाइपरटेंशन और सेकेंडरी हाइपरटेंशन। जब भी आपसे क्वेश्चंस होंगे, ज़्यादातर क्वेश्चंस इन्हीं इन्हीं टाइप्स पे होंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी पे। ऊपर वाले जो काजेज हैं उनके बारे में इतना नहीं पूछा जाता, ठीक है। प्राइमरी क्या है, हाइपरटेंशन ऑफ अननोन ओरिजिन, स्ट्रॉन्ग हेरिडिटरी टेंडेंसी, ठीक है। एक तो अननोन इन ओरिजिन होगा, उसका कोई पता नहीं चलेगा। प्राइमरी यानी कि प्राइमरी इडियोपैथिक होता है। इडियो का मतलब है कि जिसकी काज का पता ना हो, यानी कि इडियोपैथिक यानी कि बेवकूफ डॉक्टर, जिसका लिटरली मतलब होता है, मीन्स इसका इसकी कोई काज मालूम नहीं है, इसकी अभी तक किसी को कोई वजह मालूम नहीं हुई, ठीक है। इसकी वजह से इसको इडियोपैथिक का नाम दिया जाता है या अननोन ओरिजिन, ठीक है। स्ट्रॉन्गली हेरिडिटरी टेंडेंसी, स्ट्रॉन्गली हेरिडिटरी टेंडेंसी का मतलब है कि विरासती तौर पर ये बहुत ज़्यादा मुंसलिक होता है। फॉर एग्जांपल बाप को था और अब बेटे को भी होगा, ठीक है। एब्सेंस ऑफ एनी अंडरलाइंग डिजीज, इस इसमें कोई भी अंडरलाइंग डिजीज नहीं होती, ठीक है ना। कोई भी ऐसी बीमारी नहीं होती जिसकी वजह से हाइपरटेंशन हो। फॉर एग्जांपल है ना, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, ठीक है, उसकी वजह से रेनिन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर है, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस है, यूनिलेटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, बायलेटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस है, ठीक है। उसके बाद पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है, लिवर डिजीज़ हैं, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन होती है, ठीक है। इसमें ऐसी कोई भी बीमारी नहीं मिलेगी प्राइमरी हाइपरटेंशन में। इसमें ऐसी पूरी स्क्रीनिंग करने के बाद पता चलेगा कि इसको ऐसी वैसी कोई बीमारी नहीं है जिसकी वजह से इसको हाइपरटेंशन हो। एक मिनट, ये इधर अलार्म हो रहा है तो अच्छा जी। उसके बाद एक्सेस वेट गेन सीम्स टू प्ले अ मेजर रोल, ठीक है। यानी कि अगर वेट गेन हो रहा है तो उस बंदे को भी हाइपरटेंशन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। प्राइमरी हाइपरटेंशन करेक्टरिस्टिक्स काज्ड बाय वेट गेन, इंक्रीज कार्डिक आउटपुट, यानी कि वेट गेन की वजह से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होंगी जो कि अल्टीमेटली हाइपरटेंशन का बायस बनेगी। कार्डिक आउटपुट इसमें इंक्रीज होगा, ठीक है। इंक्रीज्ड सिंपैथेटिक एक्टिविटी, इंक्रीज एंजियोटेंसिन 2 एंड एल्डोस्टेरोन लेवल, ठीक है। वेट गेन होने की वजह से ये वाले फैक्टर्स जो हैं वो ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएंगे और अल्टीमेटली किस चीज़ का बायस बनेंगे, हाइपरटेंशन का। सेकेंडरी हाइपरटेंशन, प्राइमरी की हमें कोई भी वजह मालूम नहीं होती, ठीक है ना, वो अननाउन इन रीजन होता है। सेकेंडरी में हमें रीजन का पता होता है कि ये किस रीजन की वजह से हो रहा है, ठीक है, उसको हम सेकेंडरी बोलते हैं। हाइपरटेंशन ड्यू टू सम अंडरलाइंग डिजीज, हाइपरटेंशन जो कि किसी अंडरलाइंग डिजीज की वजह से हो रहा है उसको हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन बोलते हैं। कार्डियोवास्कुलर हाइपरटेंशन, एंडोक्राइन हाइपरटेंशन और रीनल हाइपरटेंशन, ठीक है।
ये इसकी टाइप्स हैं, या तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, या एंडोक्राइन की वजह से, फॉर एग्जांपल हाइपरथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म, ग्रेव्स डिजीज वगैरह, ठीक है, उनकी वजह से अगर हो रहा है, कुशिंग सिंड्रोम, ठीक है। उसके बाद है रीनल हाइपरटेंशन, मैंने आपको बताया, पॉलीसिस्टिक किडनी, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्राइटिक सिंड्रोम है, ठीक है, पायलोनेफ्राइटिस है, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है, रीनल फेलियर है, ठीक है, वो हाइपरटेंशन काज करवा सकती हैं। लिथल इफेक्ट ऑफ हाइपरटेंशन, एक्सेसिव वर्कलोड ऑन द हार्ट। जब हाइपरटेंशन होगा तो हार्ट को, यानी कि आपको पता है कि रेजिस्टेंस ज़्यादा हुई होती है ब्लड वेसल्स की, तो हार्ट को ज़्यादा फोर्सफुली पंप करना पड़ेगा ब्लड, ठीक है। जब ज़्यादा फोर्सफुली पंप करना पड़ेगा, ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, उसकी वजह से क्या होगा, हार्ट के ऊपर वर्कलोड इंक्रीज होगा, डैमेज ऑफ द मेजर ब्लड वेसल्स। जब प्रेशर वाल के ऊपर बढ़ेगा, वेसल वाल के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, तो उससे क्या होगा, जो ब्लड वेसल्स की वॉल्स हैं वो भी डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। इंजरी टू द किडनी, ज़्यादा ब्लड प्रेशर होगा तो ऑफ कोर्स आपको पता है कि फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरी एंडोथेलियम होती है, ठीक है, वहाँ से ब्लड ने पंप होना होता है, ज़्यादा ब्लड प्रेशर की वजह से किडनी भी इंजरी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये इसके लिथल इफेक्ट्स हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता आते हैं, एक ही दफ़ा नहीं है, यानी कि आज ब्लड प्रेशर बढ़ा और उसको ये वाला कोई मसला बन गया, ऐसा नहीं है। सालों साल अगर किसी को ब्लड प्रेशर का मसला हो, फॉर एग्जांपल 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, इवन 15 साल, ठीक है, उसके बाद इस तरह के स्लोली ये चीज़ें डेवलप होना स्टार्ट होती हैं। ये देखें जी, नॉर्मल हार्ट है, ठीक है, इसकी मायोकार्डियम बिल्कुल नॉर्मल है। इसमें क्या हुआ है, थिकनिंग इन द वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल। वेंट्रिकल, आपको पता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल ने पूरे जिस्म के अंदर ब्लड को पंप करना होता है, ठीक है। नॉर्मली जितने नॉर्मली हार्ट की वेसल जो वॉल्स हैं, वेंट्रिकल की जो वॉल्स हैं वो इस तरह की होंगी, ठीक है। हाइपरटेंशन वाले पेशेंट में क्या होगा, वॉल्स थिक हो जाएंगी, मस्कुलर हो जाएंगी, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा रेजिस्टेंस के खिलाफ ब्लड को पंप करना होता है, तो उनकी जो मसल्स हैं, मायोकार्डियम के मसल्स, उनकी हाइपरट्रोफी हो जाएगी, ठीक है, उनका साइज बढ़ जाएगा। आपको पता है ना, एक्सरसाइज करने से मसल्स का साइज इंक्रीज हो जाता है। नॉर्मल में जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो इस तरह की होती हैं, ठीक है, और हाइपरटेंशन वाले में ब्लड वेसल्स इस तरह की हो जाएंगी। क्या होगा, इंक्रीज वॉल थिकनेस, जो वॉल की थिकनेस होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। रिड्यूस इंटीरियर डायमीटर, जो अंदर का डायमीटर है, ठीक है ना, वो डिक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज रेजिस्टेंस, मोर फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव ब्लड थ्रू द वेसल्स। जब रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी तो ब्लड को वेसल के अंदर मूव करवाने के लिए फोर्स की भी ज़्यादा ज़रूरत होगी, ठीक है, और वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, उससे जो ब्लड वेसल्स हैं उसकी जो इलास्टिसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, और जो उसकी मस्कुलर लेयर है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और हाइपरटेंशन जो कि बंदे को एक प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन से है, उसकी ब्लड वेसल्स बाद में आपको इस तरह की चेंजिंग उसकी ब्लड वेसल्स में आएंगी, ठीक है। अभी हम स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक, उसके बाद हम फिर डिस्कस करते हैं हमारे जो कुछ क्वेश्चंस हैं बच्चों के। अच्छा, सारे लोग अपनी अटेंडेंस लगा दें याद के साथ। अटेंडेंस नहीं लगाएंगे तो आपके लिए बाद में प्रॉब्लम होगा, ठीक है। नेम और अपना स्टूडेंट आईडी लिख के चैट बॉक्स में मैसेज कर दें। जब क्लास का दूसरा हाफ होता है, ठीक है ना, क्योंकि मेरे पास ये अभी रजिस्टर्ड जूम नहीं है, तो दूसरे हाफ में भी आप लोगों ने क्या करना होता है कि दोबारा अपना नेम और स्टूडेंट आईडी सेंड करना होता है, ताकि मुझे पता चले कि कितने ऐसे मुजाहिद हैं जो कि सिर्फ क्लास स्टार्ट करके सो जाते हैं या चले जाते हैं। सेकंड क्लास में भी अगर वो ना आए, दैट मीन्स वो जस्ट क्लास को स्टार्ट करके सो गए या चले गए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इस्केमिक हार्ट डिजीज या कोरोनरी हार्ट डिजीज, ठीक है।
What is ischemia? Ischemia क्या चीज़ है? Ischemia is a condition in which the blood flow and thus oxygen is restricted or reduced in a part of the body. इस्कीमिया का मतलब होता है कि टिश्यू लेवल पे ऑक्सीजन की कमी को हम इस्कीमिया बोलते हैं, ठीक है ना। टिश्यू लेवल पे ऑक्सीजन की कमी को हम इस्कीमिया बोलेंगे। किसकी वजह से हो सकता है? जब ब्लड फ्लो उस जगह का कम हो जाए, ठीक है। इन विच ब्लड फ्लो इज रिस्ट्रिक्टेड और रिड्यूस्ड, ब्लड फ्लो या तो रिस्ट्रिक्ट हो जाए यानी कि किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से उस जगह तक ब्लड पहुंचे ही ना, या कम ब्लड पहुंचे, ठीक है। तो उस जगह क्या हो जाएगा? इस्कीमिया। कार्डिक इस्कीमिया इज द नेम फॉर द डिक्रीज ब्लड फ्लो एंड ऑक्सीजन टू द हार्ट मसल्स। जब हार्ट के मसल्स को ब्लड कम ब्लड मिलेगा, ठीक है ना, डिक्रीज्ड ब्लड फ्लो, उस जगह का ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, एंड ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन भी ऑफ कोर्स उनको कम मिलेगी। जब ब्लड कम जाएगा तो ऑक्सीजन भी कम जाएगी टू द हार्ट मसल्स को, ठीक है ना। जब हार्ट मसल्स को ब्लड फ्लो कम होने की वजह से ऑक्सीजन कम मिलेगी तो उसको कार्डियक इस्कीमिया बोलेंगे, ठीक है। व्हाट इज IHD? इस्केमिक हार्ट डिजीज, ठीक है। इट्स द टर्म गिवन टू द हार्ट प्रॉब्लम्स caused by the narrowed heart arteries। हार्ट की आर्टरीज अगर किसी वजह से नैरो हो गई हैं, ठीक है ना, और हार्ट के मसल्स को प्रॉपरली ब्लड नहीं पहुंच रहा, जितना नॉर्मल में पहुंचना चाहिए उतना ब्लड नहीं पहुंच रहा, उसकी वजह से क्या होगा? इस्कीमिया टू द हार्ट मसल्स हो जाएगा, ठीक है। व्हेन आर्टरीज आर नैरोड, लेस ब्लड एंड ऑक्सीजन रीचेस द हार्ट मसल। आर्टरीज जब नैरो होगी तो उसके नतीजे में थोड़ा ब्लड पहुंचेगा। जब थोड़ा ब्लड पहुंचेगा तो आपको पता है कि ब्लड ने ऑक्सीजन को कैरी करके लेके जाना होता है हार्ट मसल्स की तरफ, तो उसकी वजह से ऑक्सीजन भी कम पहुंचेगी। जब ऑक्सीजन कम पहुंचेगी तो उसको हम बोलते हैं कि इस्कीमिया हो गया जी मसल का, ठीक है। दिस इज आल्सो कॉल्ड कोरोनरी आर्टरी डिजीज एंड कोरोनरी हार्ट डिजीज, यानी कि दोनों नाम लिए जा सकते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज या इस्केमिक हार्ट डिजीज या कोरोनरी हार्ट डिजीज। दिस कैन अल्टीमेटली लीड टू हार्ट अटैक। जब ये प्रोसेस थोड़ा प्रलोंग होगा तो उसकी वजह से क्या होगा? अल्टीमेटली लीड टू द हार्ट अटैक, ठीक है। काजेज ऑफ इस्केमिक हार्ट डिजीज। द मेजर रिस्क फैक्टर्स आर स्मोकिंग, डायबिटीज मिलाइटस एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, यानी कि कोई बंदा स्मोकर हो, ठीक है, डायबिटीज मिलाइटिस का पेशेंट्स, ठीक है, और जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई रहता हो, उनमें इस्केमिक हार्ट डिजीज होने के ज़्यादा चांसेस है। हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया, यानी कि ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल जब बड़ा होगा तो उससे क्या होगा? अथीरोस्क्लेरोसिस होगा, ठीक है। उसके बाद है हाइपरटेंशन, जेनेटिक एंड हेरिडिटरी फैक्टर्स एंड स्ट्रेस। ये सारी काजेज हैं इस्केमिक हार्ट डिजीज की। acute coronary occlusion. Acute occlusion can result from any one of the several effects, two of which are following. यानी कि occlusion किसी भी वजह से हो सकती है, लेकिन उनमें से ये दो फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक, थ्रोम्बस फॉर्मेशन यानी कि ब्लड क्लॉट फॉर्म हो जाए, ठीक है। उसके बाद एंड इफ दिस थ्रोम्बस ब्रेक्स अवे इट इज कॉल्ड एम्बोलस। पहले नंबर पे क्या होगा? स्लोली जब किसी बंदे के अंदर हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया हुआ है, ठीक है ना, उसके ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा है, तो आहिस्ता 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 टूनिका मीडिया और टूनिका इंटीमा, ठीक है ना, जो सबसे अंदर वाली लेयर होगी उसके और मस्कुलर लेयर, इन दोनों के दरमियान में कोलेस्ट्रॉल जमा होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, जिसको हम अथीरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। आहिस्ता 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 डेवलप करते करते वो आर्टरी को ब्लॉक करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अगर वो किसी भी वजह से वहाँ से डिसलॉज हो जाए, ठीक है, किसी भी वजह से वहाँ से ब्रेक आउट हो जाए, वहाँ से उखड़ के ब्लड के साथ आगे मूव करना स्टार्ट कर दे, ठीक है, जब तक वो उधर था उसे एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक का नाम दिया जाता है, ठीक है। जब उधर से किसी भी वजह से वो ब्रेक आउट हो गया, ठीक है, और ब्रेक करने के बाद वो ब्लड के अंदर, ब्लड वेसल के अंदर मूव करेगा, तो उस पार्ट को हम क्या बोलेंगे? एम्बुलस या एम्बोलाई, ठीक है, वो ब्लड के अंदर मूव करेगा। जब वहां से वो ब्रेक आउट होगा तो उस जगह पे क्या होगा?
क्लॉट बनना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि ब्लड सेल्स उस जगह पे आके जुड़ने स्टार्ट हो जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता क्लॉट बनाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और क्लॉट बनने की वजह से क्या होगा, ब्लड वेसल्स अल्टीमेटली ब्लॉक हो जाएगी। Local muscular spasm of the coronary artery because of direct irritation of the smooth muscles of the arterial wall by the edges of an arteriosclerotic plaque. Local nervous reflexes leading to contraction of the coronary artery. यानी कि किसी भी वजह से जब कोरोनरी आर्टरी की डायरेक्ट इरिटेशन हो, एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक जब उधर से उसके एजेस की वजह से क्या होगा, मस्कुलर लेयर की इरिटेशन होगी। जब इरिटेशन होगी तो उस इरिटेशन को सेंस करेंगे हमारे सेंसरी नर्व्स, और सेंसरी नर्व्स जब उस पैगाम को हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ लेके जाएंगी तो उधर से जो मोटर रिफ्लेक्स आएगा वो क्या करवाएगा, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन काज करवाएगा। वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से क्या होगा कि मस्कुलर स्पाज्म होगा। मस्कुलर स्पाज्म की वजह से ल्यूमन जो आर्टरीज का है वो कम हो जाएगा। ल्यूमन कम होने की वजह से अल्टीमेटली ब्लड फ्लो कम होगा। जब ब्लड फ्लो कम होगा तो हार्ट मसल्स को कम ब्लड पहुंचेगा, तो उससे क्या होगा, इस्कीमिया होगा मसल्स का, ठीक है। सब बातों की एक बात दोबारा आप सुन लें कि एक्यूट आर्टरी ओक्लूजन क्यों होती है। या तो जो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक बन गया है, ठीक है ना, मस्कुलर लेयर और टूनिका इंटीमा, यानी कि जो वेसल की सबसे अंदर वाली लेयर है और मसल लेयर, उन दोनों के दरमियान में एक जो कोलेस्ट्रोल है वो जमा होना स्टार्ट हुआ था और किसी भी वजह से वहाँ से उखड़ के ब्लड में बहना स्टार्ट हो गया है और जाके जो छोटी वेसल होगी उसको आगे से बिल्कुल ब्लॉक कर देगा। जब ब्लॉक करेगा तो उस जगह ब्लड सप्लाई रुक जाएगी। उसकी वजह उसके अलावा दूसरा मैकेनिज्म इसका क्या बोला है कि जब वहाँ से ये प्लाक उखड़ेगा तो उस जगह पे ब्लड सेल्स आके जुड़ना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना, ब्लड क्लॉट बनाना स्टार्ट कर देंगे। जब ब्लड क्लॉट बनाएंगे तो ब्लड क्लॉट आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होके जब सेल्स जुड़ते जाएंगे तो उसकी वजह से भी क्या होगा, जो ब्लड वेसल का ल्यूमन है वो ब्लॉक होगा और ब्लड सप्लाई उधर से या तो बहुत कम हो जाएगी या रुक जाएगी, ठीक है। उसके अलावा और कौन सा मैकेनिज्म है कि जो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक बन रहा है, ठीक है, उसके जो एजेस हैं वो मस्कुलर लेयर को इरिटेट करते हैं। जब इरिटेशन होगी तो उस इरिटेशन की वजह से वहाँ की वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगी, ठीक है, वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएंगी और फिर भी अल्टीमेटली क्या होगा, ब्लड फ्लो डिक्रीज होने की वजह से जो जिन मसल्स को सप्लाई किया जा रहा है उसका इस्कीमिया हो जाएगा। इस बात की समझ आ गई है? हर समझ आई है या नहीं? यस सर। उसके बाद है आई है सर। लाइफ सेविंग वाल्व ऑफ कोलेटरल सर्कुलेशंस इन द हार्ट। In a normal heart, almost no large communications exist among the larger coronary arteries। यानी कि नॉर्मल की अगर बात करें, ठीक है ना, एक तो नॉर्मल जो ब्लड वेसल्स गुजर रही हैं एक तो वो होती हैं, ठीक है, एक होती हैं कोलेटरल सर्कुलेशन जो कि बड़ी ब्लड वेसल्स के साथ इधर उधर छोटी मोटी वेसल्स उस पार्ट को अगले पार्ट से जोड़ रही होती हैं, ठीक है, उसको कोलेटरल सर्कुलेशन बोलते हैं। मीटिंग एंड होने वाली है, ये मैं दोबारा स्टार्ट करता हूँ तो इसको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है ना। आप दोबारा ज्वाइन कीजिए सारे, और अटेंडेंस अगली मीटिंग में भी आप लोगों ने लगानी है, ठीक है।